नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 17 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है स्टेट ऑफ डेलूज और ये बात करता है कि आसाम की जो फ्लड प्रॉब्लम है उसको केवल प्राकृतिक कारणों पर नहीं छोड़ा जा सकता है, उसके पीछे कुछ मैन मेड कारण भी हैं। और अब समय आ गया है कि जो फ्लड कंट्रोल मेजर्स बहुत ही पुराने समय से सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उनमें भी बदलाव की जरूरत है। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 1 के साथ, जहाँ की ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसके अंतर्गत ये इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना जिसमें कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन इत्यादि आते हैं, तो वहाँ ये फ्लड से जुड़ता है। और ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ भी, जहाँ की एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्लड का डायरेक्ट रिलेशन है प्रकृति के साथ भी, और जब फ्लड्स आ जाते हैं तो ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट की सिचुएशन भी क्रिएट करता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं येलो में आसाम का मैप, और आसाम के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से कि आसाम में 5 नेशनल पार्क हैं, और अभी भी जो फ्लड आया हुआ है आसाम में उससे काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% एरिया डूब गया है। तो 5 नेशनल पार्क जो आसाम में है, एक है काजीरंगा, दूसरा है डिब्रू साइखोवा जहाँ कुछ समय पहले एक तेल के कुएं में आग लग गई थी और उससे भी काफी नुकसान पहुंचा था डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क को। तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क, चौथा है औरांग नेशनल पार्क और पांचवा है मानस नेशनल पार्क। और इसमें से मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ब्रह्मपुत्र को भी आप देख सकते हैं कि ये आसाम के पूरी लेंथ को कवर करता है, तो इसीलिए जब आसाम में फ्लड्स आते हैं ब्रह्मपुत्र में तो करीब करीब पूरे आसाम की सारी डिस्ट्रिक्ट्स को प्रभावित करता है। आइए आप देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बेसिन कंट्रीज। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र के बेसिन कंट्रीज कुल मिला के 4 हैं। पहला है चाइना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है तिब्बत से, कैलाश मानसरोवर के एरिया से, जहाँ की इसका नाम है यारलुंग जांगबो, इसको सांगपो भी कहा जाता है। और ये जब एंटर करती है अरुणाचल से भारत में तो 2 स्ट्रीम्स में एंटर करती है, एक को कहा जाता है सियांग और दूसरे को लोहित, यहाँ से और यहाँ से। और लोहित और सियांग जब मिलते हैं आसाम में एंटर करने से पहले तो फिर ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो जो 4 देश हैं इसके बेसिन कंट्रीज वो हैं चाइना, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश। तो आइए अब देखते हैं कुछ और खास बातें आसाम के फ्लड्स को लेकर। तो ये जो फ्लड अभी आसाम में दोबारा से आया है वो है सेकेंड वेव, यानी कि आसाम में जब भी फ्लड्स आते हैं तो ये मल्टीपल वेव्स में आते हैं, और हर साल आसाम करीब 3 से 4 फ्लड्स की वेव को झेलता है। तो इस बार के सीजन में ये दूसरी वेव है, और पहली वेव आई थी मई महीने में। और फ्लड्स जनरली आसाम में मई और अगस्त के बीच में हर साल आते हैं और ऑलमोस्ट पूरे स्टेट को अफेक्ट करते हैं। आसाम की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अभी डेंजर मार्क से ऊपर बह रही हैं, तो उनमें है ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, जियाभराली, कोपिली, बेकी और कुशियारा। कभी कभी ऐसी नदियों के नाम के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें कुछ आइडिया होना चाहिए। बाकी आसाम के फ्लड्स की अगर बात करें तो ये एक एनुअल इवेंट है आसाम के लिए, हर साल आता है। ज़्यादातर ये बहुत तेज बारिश के कारण मॉनसून सीजन में होता है, और इसके पीछे प्राकृतिक और मैनमेड फैक्टर्स दोनों ही हैं। और ब्रह्मपुत्र अपने साथ काफ़ी मात्रा में पानी और सिल्ट को लेकर आता है, और इसके द्वारा इरोजन भी काफ़ी होता है और फ्लड्स आते हैं आसाम में। अब देखते हैं कि मानव निर्मित क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। तो एक तो है बांध बनाना, जिससे कि जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल काटने की वजह से भी बाढ़ की समस्या बढ़ती है। तीसरा है एम्बैंकमेंट,
जो नदी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनसे भी दुष्प्रभाव पड़ता है। और चौथा है कि जो रिवर बैंक्स में एनक्रोचमेंट हो रहा है, जो लोगों की आबादी बढ़ रही है रिवर बैंक्स के आसपास, तो उससे भी नदी को रास्ता नहीं मिलता है और फ्लड की समस्या बढ़ती है। तो आसाम की फ्लड की सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए, जो कि अभी जो देखा जा रहा है वो एक पीस मील अप्रोच देखी जा रही है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए लगातार कई वर्षों से। जैसे कि सिर्फ एम्बैंकमेंट्स बनाने में ध्यान दिया जा रहा है और ड्रेजिंग वगैरह पे, जो कि हाल के रिसर्च से पता चला है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है फ्लड्स को रोकने में, और उनके अपने नुकसान भी हैं। तो एक इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाने की आवश्यकता है, और इसमें न केवल भारत को बल्कि जो बाकी के बेसिन कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, भूटान, इनको भी शामिल किया जाना होगा, तभी ये इफेक्टिव हो पाएगा आसाम में फ्लड्स को कंट्रोल करने में। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज के चलते ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं, और इसमें बहुत तेज़ बारिश बहुत कम समय में होती है, और इससे फ्लड्स का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए चलते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। तो एडिटोरियल में भी यही बताया गया है कि असम में जो बाढ़ आई है उसके लिए केवल प्राकृतिक अनिश्चितताओं को दोष नहीं दिया जा सकता है, और ज़रूरत इस बात की भी है कि जो परंपरागत बाढ़ नियंत्रण तरीके हैं उनको अब बदलने की ज़रूरत है। और एडिटोरियल बताता है कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में ही असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में बाढ़ से निपटने की तैयारी का जायजा लिया था, लेकिन फिर भी जब बाढ़ आई है तो पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रहा है। और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के जायजा लेने के बाद भी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सक्रिय होना था वो नहीं हुआ है, और बाढ़ के कारण कम से कम 65 लोगों की जान गई है, और राज्य के 26 जिलों के लगभग 35 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और चिंता की बात यह भी है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क का लगभग 90% हिस्सा जलमग्न हो गया है। और एडिटोरियल बताता है कि यहाँ हमें असम में बाढ़ की स्थिति को समझना भी जरूरी है। मॉनसून के दौरान हर साल असम में बाढ़ आती है, और जो इकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि बाढ़ का आना असम के लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इससे खेती की ज़मीन को नए सिरे से तैयार किया जाता है, उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 60 साल के बाद से भी केंद्र और राज्य सरकार बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचने का रास्ता अभी तक खोज नहीं पाए हैं, और बाढ़ नियंत्रण के लिए पूरा ध्यान सिर्फ एम्बैंकमेंट्स यानी कि तटबंधों को बनाने पर सीमित हो गया है। और ये उपाय 1950 के दशक के हैं, जबकि रिवर की हाइड्रोलॉजी को बेहतर तरीके से नहीं समझा गया था। लेकिन अब रिवर की हाइड्रोलॉजी और ख़ासतौर से ब्रह्मपुत्र की हाइड्रोलॉजी पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, जो कि ब्रह्मपुत्र के प्रभाव को रोकने में बड़ी बड़ी जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनकी उपयोगिता पर सवाल खड़े करते हैं। और यहाँ 2 कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला कि ब्रह्मपुत्र बार बार अपना रास्ता बदलती है, जिसके चलते इसे एम्बैंकमेंट्स से नियंत्रित कर पाना असंभव सा है। दूसरा, नदी जल की उठती लहरों के दबाव को सहन करने के लिए इन दीवारों की लगातार मजबूती करने की ज़रूरत होती है, जो कि राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। और इन दोनों कारणों से एम्बैंकमेंट सफल नहीं रहे हैं असम में बाढ़ को रोकने में, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इस साल भी राज्य के कई सारे तटबंधों यानी कि एम्बैंकमेंट्स को ब्रीच किया है फ्लड वाटर्स ने। आगे एडिटोरियल बताता है कि गुवाहाटी शहर भी फ्लडिंग को झेल रहा है, और उसका भी एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। और ऐसा हो रहा है पिछले करीब 7 सालों से कि हर मॉनसून में गुवाहाटी शहर का काफ़ी हिस्सा जलमग्न हो जा रहा है। और यहाँ भी एडिटोरियल बताता है कि गुवाहाटी में भी जो संकट देखा जा रहा है, इसके पीछे प्रकृति की अनिश्चितता कम जिम्मेदार है और मानव निर्मित कारण ज़्यादा जिम्मेदार है। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो गुवाहाटी के जो शेप है वो एक कटोरी के आकार में है, जो हेल्प करता है कि पानी का भराव हो सके। लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा एग्रेवेट करता है जो हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट हुआ है, जो कि बिना किसी प्लानिंग के डेवलपमेंट हुआ है शहर का। उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जंगलों का और वेटलैंड्स का एंक्रोचमेंट हुआ है, और अब पानी के लिए जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अर्बन फ्लडिंग की समस्या लगातार गुवाहाटी में हो रही है। और अंत में एडिटोरियल यही बताता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को साझा करने वाले सभी राज्यों
कि अथॉरिटीज़ को मिलकर जो आसाम में लगातार हर साल बाढ़ की समस्या आती है उसका समाधान निकालना पड़ेगा और इसके लिए एक इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत होगी, जो कि राज्यों के स्तर पर भी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज़रूरी होगी कि ब्रह्मपुत्र के जो 4 बेसिन कंट्रीज़ हैं वो साथ में आएँ और इसका कोई हल निकालें। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है आसाम के बारे में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अभी जलमग्न है इस फ्लड में, उनकी लोकेशन के बारे में ठीक आइडिया होना चाहिए। आपको इन्हें एटलस में देखना चाहिए। आपसे प्रश्न ब्रह्मपुत्र के ऊपर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम मेल है। बाकी सारी नदियों के नाम अगर आप देखेंगे तो फीमेल नेम्स हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसके बेसिन कंट्रीज कौन कौन से हैं। बाकी फ्लड एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, तो इसके बारे में भी आपको ज्योग्राफी की दृष्टि से पता होना चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि लगातार हर साल आसाम में बाढ़ आती है, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि कारण क्या हैं, क्या स्टेप सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, आपके द्वारा कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, तो वो भी आपको तैयार होने चाहिए। रिवर बेसिन मैनेजमेंट जो अब एक नया कॉन्सेप्ट उभर रहा है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और फ्लड्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस पर भी आपको पता होना चाहिए। और यूपीएससी की दृष्टि से अर्बन फ्लडिंग टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी शहरों में देखा गया है कि मानसून के दौरान फ्लडिंग की समस्या हो रही है और ये मेनली मानव निर्मित कारणों की वजह से है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।